नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी साथियों का। मैं विपिन। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो प्राचीन भारत के क्रम में ये आपकी अगली क्लास है जिस पे आज हम लोग गुप्त साम्राज्य और उसकी उपलब्धियां, साथ ही साथ गुप्तोत्तर काल पे चर्चा करने वाले हैं। तो आई थिंक इस पर 2 से 3 क्लासें आपको मिलेंगी। गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल पर 2 से 3 क्लासें आपको मिलेंगी। पिछली क्लास से आप लोगों ने कवर की होगी और आशा करते हैं बड़ा मजा भी आ रहा होगा आप लोगों को। एक एक करके कवर करते रहिए और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, लाइक भी करिए और कमेंट जरूर बताइए। कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं कि कैसी चल रही क्लासेज, कैसा आपको लग रहा है या कैसा कुछ और चीज़ों की नीड हो तो बिल्कुल जरूर बताइए आप लोग। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं गुप्त काल पर, एक बहुत ही महत्वपूर्ण वंश जिसको हम क्या गुप्त वंश के नाम से जानते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है, मतलब अक्सर हाँ इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि इसे बोला जाता है कि प्राचीन भारत का ये क्या हुआ करता है। ये प्राचीन भारत का देखा जाए तो कहीं ना कहीं इसे स्वर्ण युग के नाम से, स्वर्ण काल के नाम से इसे जाना जाता है, राइट ना। आइए हम गुप्त साम्राज्य और गुप्त शासकों के बारे में एक एक करके चर्चा करना को क्या है, एक एक करके चर्चा को हम लोग शुरू करते हैं। तो मौर्योत्तर काल के बाद देखा जाए तो मौर्योत्तर काल के बाद जिस वंश ने उत्तर भारत में एकता के सूत्र का, उत्तर भारत को देखा जाए एकता के सूत्र में बांधा, वो कौन सा वंश हुआ करता था? वो गुप्त वंश हुआ करता था। और इसी वंश ने या इसी युग में देखा जाए तो इसी वंश के द्वारा एक बेहतर भारत या कह सकते हैं ग्रेटर इंडिया की अवधारणा का क्या होता है, अवधारणा का उदय हुआ। इसी समय भारत के लगभग एक बहुत बड़े विशाल भाग पर क्या है, इसी वंश के द्वारा अपने राज्य का स्थापना की गई थी। इसी काल में पुराण हो गया, महाकाव्य हो गया या सरदर्शन हो गया, इन सभी धार्मिक एवं दार्शनिक ग्रंथों को अंतिम रूप से संकलन किया गया। सर्वप्रथम गुप्त काल को ही क्या है, स्वर्युग कहा जाने वाला अगर कोई व्यक्ति हुआ करता था तो के एम मुंशी हुआ करता था, जिसने प्राचीन काल का जो स्वर्युग है वो गुप्त काल को कहा गया। गुप्तों की उत्पत्ति के सिद्धांत को अगर हम बात करते हैं तो कुछ वैश्य मानते हैं, कुछ क्षत्रिय मानते हैं, कुछ शूद्र मानते हैं और कुछ ब्राह्मण मानते हैं। लेकिन सर्वमान्य जो है वो सर्वमान्य क्या है, सर्वमान मानते हैं कि गुप्त काल जो हुआ, गुप्त जो हुआ करते थे वो वैश्य हुआ करते। गुप्त वंश के संस्थापक कौन हुआ करते थे? तो आपको बता दिया जाए, गुप्त वंश के जो संस्थापक हुआ करते थे वो कौन हुआ करते थे? श्रीगुप्त हुआ करते थे। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। और उसके बाद एक शासक मिलता है, जिस शासक का नाम हुआ करता था घटोत्कच। तो आदि संस्थापक किसे कहा जाता है? आदि संस्थापक में श्रीगुप्त का नाम आता है। अगर हम बात करते हैं गुप्त काल के स्रोत कहाँ से मिलते हैं, तो गुप्त वंशीय इतिहास को जानने के स्रोत में साहित्यिक साक्ष्य, अभिलेखीय साक्ष्य और विदेशी साक्ष्य तीनों विवरणों का सहायता लिया जाता है। साहित्यिक साक्ष्य में पुराण में मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण ये बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये प्रारंभिक शासकों के बारे में हमें घटनाओं की जानकारी देते हैं। साथ ही साथ स्मृतियों में नारद, बृहस्पति, पाराशर आदि स्मृतियों से गुप्तकालीन सामाजिक, धार्मिक एवं आर्थिक इतिहास की हमें जानकारी भी प्राप्त होती है। बौद्ध ग्रंथों में देखा जाए तो आर मंजूश्री, मूलकल्प और वसुबंधु चरित्र में गुप्त वंशीय इतिहास के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। ये तो साहित्य के माध्यम से हो गया, तो साहित्य के माध्यम से हो गया। जैन ग्रंथ में देखा जाए तो हरिवंश पुराण, कुवलय माला से भी गुप्त वंशों के बारे में जानकारी पता चलती है। तो ये आपके स्मृतियां और बौद्ध ग्रंथ और जैन धर्म से गुप्त वंश की जानकारी प्राप्त होती है। अभिलेखों में देखा जाए तो अभिलेखों में से देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो गुप्त काल में किसी शासक के अभिलेख मिले हैं तो वो मिले हैं कुमार गुप्त। अभिलेखीय साक्ष्य में देखा जाए तो गुप्तों का इतिहास जानने के लिए अभिलेखीय साक्ष्य काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। गुप्तों के अब तक 42 अभिलेख प्राप्त हुए, इसमें से 27 प्रस्तर है, 14 ताम्रपत्र है, एक लौह। लौह कौन सा है? मेहरौली वाला। लौह कौन सा है? मेहरौली दिल्ली वाला। विदेशी विवरण में देखा जाए तो फायान, हुएनसांग, सिंह, अल्बर्नी इन सभी ने गुप्त कालीन इतिहास के बाद जानने में हमें क्या है, बेहतर सहयोग प्रदान किया। हमने आपको बताया कि गुप्त वंश का संस्थापक, आदि संस्थापक या आदि संस्थापक या आदि पुरुष, अगर गुप्त काल का किसी को कहा जाता है आदि पुरुष या आदि संस्थापक, तो आदि संस्थापक कौन हुआ करता था? आदि संस्थापक श्रीगुप्त हुआ करता था। श्रीगुप्त के बाद कौन आता है? तो श्रीगुप्त के बाद आते हैं घटोत्कच। ठीक है, घटोत्कच आते हैं। और आपको बता दिया जाए, ये दोनों स्वतंत्र शासक नहीं थे, संप्रभु शासक नहीं हुआ करते थे, दोनों किसी ना किसी के सामंत हुआ करते थे। सामंत हुआ करते, राइट ना।
प्रथम जो स्वतंत्र या संप्रभु शासक जो हुआ है वो कौन था? वो चंद्रगुप्त प्रथम था। इनकी जो राजधानी हुआ करती थी वो पाटलिपुत्रा थी। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक था ये। कौन था ये गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक था ये। ठीक है। 319 में जिस वर्ष इसका राज्याभिषेक हुआ उसी वर्ष एक नया संवत चलता है जिसको गुप्त संवत के नाम से जाना जाता है। और चंद्रगुप्त के मथुरा अभिलेख से इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का प्रथम महत्वपूर्ण शासक था जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। किसकी? महाराजाधिराज की जिसने उपाधि धारण की थी। साथ ही साथ आपको बता दिया जाए इसने अपने साधारण वंश की प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया था। और इस उपलक्ष्य में इसने क्या किया था? इस उपलक्ष्य में इसने एक स्मारक स्वर्ण मुद्रा जारी किया था। ठीक है। गुप्त संवत का प्रचलन 319 एडी में हुआ था और चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह जो है लिच्छवी की वंश की राजकुमारी कुमार देवी से हुआ था। साधारण गुप्त वंश की प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए इसने लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया और इस उपलक्ष्य में इसने स्मारक स्वर्ण मुद्रा जारी किया जिसमें चंद्रगुप्त एवं कुमार देवी का चित्र अंकित हुआ करता था। दूसरी तरफ लिच्छवाया हुआ करता था। मतलब भैया हम लिच्छवी के घराने के क्या हैं? दामाद हैं। सोच लो कितनी वैल्यू। बड़े घर से रिश्ता जोड़ने के बाद यही होता है। लड़का चौड़ियान घुमा करता है, एकदम चौड़िया करके घुमा करता है ना। ऐसे होता है भैया। ऐसा चाचा विधायक है हमारे, नहीं ससुर जी राजा हैं हमारे। ऐसा यहाँ पर सीन था। ठीक है। आपको हमने बताया इसने क्या है, इसने लिच्छवाया अंकित करवाया था या कह सकते हैं इसने नौ दंपति या राज दंपति प्रकार का इसने क्या चलाया था? राज दंपति प्रकार का इसने सिक्का चलाया। इसका जो बेटा था अगला शासक जो बनता है इसका बेटा समुद्रगुप्त हुआ करता था। समुद्रगुप्त को इसकी जो उपाधि थी लिच्छवया दहित्र। ये पिता तो कम थे नहीं, बेटा भी एकदम चौड़िया रहा था। हम लिच्छवया दहित्र हैं। लिच्छवी के जो राजा है वो हमारे नाना है। दहित्र का मतलब क्या होता है? नाती होता है। मतलब हम लिच्छवी के राजा के नाती हैं। इसने अपनी उपाधि लिच्छव्या दहित्र। इसकी उपाधि क्या हुआ करती थी? इसकी उपाधि कविराज हुआ करती थी। इसकी उपाधि धर्म प्राचीर बंद हुआ करती थी। इसकी उपाधि सर्वराजोत, ठीक है, क्षेता हुआ करती थी। इसे परम भागवत भी कहा गया। इसका अन्य नाम चंद्र प्रकाश भी मिलता है। इसके विजय अभियानों की जानकारी इसे पर्याग प्रशस्त्र के माध्यम से प्राप्त होती है। इसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। किसने कहा है? साइड में पॉइंट नोट करिए। विंसेंट ए स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। अब वो क्वेश्चन दिन लद गए जब सिंपल सा पूछा जाता था कि भारत का नेपोलियन कौन है। अब वो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसको भारत का नेपोलियन किसने कहा? भारत का नेपोलियन किसने कहा था? तो समुद्रगुप्त गुप्त वंश का प्रथम महान शासक था जिसकी उपलब्धि हर्षेय द्वारा रचित पर्याग प्रशस्त अभिलेख से प्राप्त होती है। हर्षेय ने पर्याग प्रशस्त के समुद्रगुप्त की कर्मिक विजयों का उल्लेख किया है। साथ ही साथ अश्वमेघ ने इसने अश्वमेघ यज्ञ कराया। समुद्रगुप्त ने क्या कराया? अश्वमेघ यज्ञ कराया। और अश्वमेघ यज्ञ कराने के पश्चात इसने अश्वमेघ पराक्रमांक की इसने उपाधि धारण की। अश्वमेघ पराक्रमांक की उपाधि धारण की। इसके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए तस्वीर दिखाई गई। मतलब ये वीणा वादक हुआ करता था। मतलब क्या है? ये वीणा वादक हुआ करता था। और इसके माध्यम से हमें एक और जानकारी प्राप्त होती है कि सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन? सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र वीणा है। वीणा है। ठीक है। आइए आगे बात करते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या पॉइंट है। अच्छा, विदेशी राज्यों के साथ संबंध। तो पर्याग प्रशस्त के अंत में विदेशी राज्यों के संबंध का उल्लेख मिलता है। विदेशी राजा कौन हुआ करते थे? तो देवपुत्र हिशा हानुशाही कुषाण वंश शक मुरंद शक वंश सिंघल लंका और सर्वद्वीपवासी जावा और सुमात्रा के साथ इसके संबंध। आपको बता दिया जाए कि समुद्रगुप्त की जो विजय उपलब्धियां मिलती है वो पर्याग प्रशस्त किसके द्वारा रचित? हर्षेय द्वारा रचित पर्याग प्रशस्त के माध्यम से मिलती है। समुद्रगुप्त की जो युद्ध नीति थी उसने पूरे भारत को 5 चरणों में विजय किया था। 5 चरणों। उत्तर भारत पर जब विजय किया जिसको हमने आर्यव्रत की नीति से किया। उसने दक्षिण भारत को क्या किया? आर्यव्रत की नीति जो उत्तर भारत को उसने विजित किया था जिसे हमने नाम क्या दिया है? प्रस्भोध्वरण, अर्थात उखाड़ फेंक देना।
ठीक है, और उनका विलय करना, तो उत्तर भारत पे पूरी तरीके से कंट्रोल स्थापित की। दक्षिण भारत में क्या था, ग्रहण मोक्षानुग्रह, अर्थात क्या है, इनका विलय न करना, उनको जीत करके अपना बना करके और उनको क्या कर देना, छोड़ देना। मतलब इसमें पराजित राजा के राज्य का सम्राट में विलय कर लिया जाता तो उसे दिग्विजय किया जाता था, बाकी या तो उन्हें राज्य करने दिया जाता था। ठीक है, तीसरी नीति जो इसकी हुआ करती थी वो आठवीं नीति हुआ करती थी। आठवीं नीति जिसमें यह क्या है, परिचारकीकृत, अच्छा सेवक बना देना। तो इसने आर्यावर्त का जो युद्ध किया वो पुष्पोधरण के माध्यम से दक्षिणावर्त की विजय प्राप्त की। तो इसने दक्षिण के 12 शासकों को पराजित किया, 12 शासकों को पराजित किया था, और वहां उनको जीतने के पश्चात उनके राज्य को उनको वापस सौंप करके अपने अधीन उनको क्या है, उसने क्या है, राज करने दिया। समुद्रगुप्त की दक्षिण विजय को इतिहासकार राय चौधरी ने धर्म विजय की संज्ञा दी। उसके साथ साथ आठवीं राज्यों को विजय किया इसने। आठवीं के राज्य जो दूर कह सकते हैं, आठवीं राज्य जो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से लेकर के मध्य प्रदेश के जबलपुर तक फैली हुई करती थी, ठीक है, इनको अपना सेवक बना लिया था। फिर उसके साथ साथ सीमावर्ती देशों को उसने जीत लिया था। चीनी ग्रंथों से ज्ञात होता है कि समुद्रगुप्त का समकालीन राजा लंका का राजा मेघवर था, जिसने बहुत उपहारों के साथ क्या है, अपने राजदूत को समुद्रगुप्त के पास भेजा था। समुद्रगुप्त के विजयों के आधार पर इतिहासकार विसेंट ए स्मिथ या स्मिथ ने इसे भारत का नेपोलियन कहा। भारत का क्या है, नेपोलियन कहा है, राइट। चलिए आगे हम बात करते हैं। तो इनकी मुद्राएं देखा जाए तो मुद्राओं से ज्ञात होता है कि समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ कराए थे। कुछ मुद्राओं में इसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया। समुद्रगुप्त के जो सिक्का हुआ करते थे या मुद्राएं हुआ करती थी वो परशु प्रकार के हुआ करते थे, गरुड़ प्रकार के हुआ करते थे, धनुर्धारी प्रकार के हुआ करते थे, अश्वमेध प्रकार की हुआ करती थी, वीणा वादन प्रकार की हुआ करती थी, व्याघ्र हनन प्रकार की हुआ करती थी। तो इन सारे सिक्कों के माध्यम से पता चलता है। समुद्रगुप्त स्वयं क्या था, कवि या विद्वान हुआ करता था। पर्याग प्रशस्त में से हमने कविराज कहा है, और जो कि अभी हमने आपको बता भी दिया कि इसकी उपाधि क्या हुआ करती थी, इसकी उपाधि कविराज हुआ करती थी। आइए अगले शासक के बारे में बात करते हैं। अगले शासक के बारे में बात करते हैं, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। उससे पहले आपको थोड़ा सा पर्याग प्रशस्त के बारे में बता दिया जाए। पर्याग प्रशस्त मूल रूप से कौशाम्बी में स्थित थी। बाद में अकबर ने इसे इलाहाबाद के किले में स्थापित कराया था। इसके लेखक कौन हुआ करते थे, हर्षियन हुआ करते थे। भाषा कौन सी थी, संस्कृत की। लिपि कौन सी थी, ब्राह्मी लिपि थी। कुल पंक्तियां, टोटल पंक्तियां इसमें कहती थी 33 पंक्तियां हुआ करती थी। सर्वप्रथम पढ़ने वाला इस लिपि को पढ़ा किसने, कैप्टन ए ड्रायर ने इसे पढ़ा। पर्याग प्रशस्त जो है वो किस पर उत्कीर्ण है, तो पर्याग प्रशस्त अशोक स्तंभ पर उत्कीर्ण है। इससे इसमें समुद्रगुप्त की विजय उपलब्धियों के बारे में जानकारी पता चलती है। प्रयाग प्रशस्त में गंगा अवतरण का उल्लेख किया गया है। प्रयाग प्रशस्त में पाटलिपुत्र को पुष्प नगर कहा गया है। कई प्रकार के शस्त्रों का भी इसमें उल्लेख किया गया है। इस प्रशस्त पत्र पर जहांगीर और बीरबल का भी लेख हुआ करता है। प्रयाग प्रशस्त में कोई भी तिथि नहीं हुआ करती है, और ना ही प्रयाग प्रशस्त में समुद्रगुप्त द्वारा किए गए अश्वमेध यज्ञ का वर्णन है। हाँ, अन्य साहित्यों के माध्यम से हमें अश्वमेध वगैरह का पता चलता है। समुद्रगुप्त के दो बेटे हुआ करते थे, रामगुप्त और दूसरा कौन था, चंद्रगुप्त। रामगुप्त ने 375 से लेकर के 380 तक शासन किया है। रामगुप्त गुप्त वंश का सबसे कमजोर शासक है। और रामगुप्त का जो वर्णन मिलता है वो विशाखदत्त की विशाखदत्त के ग्रंथ में हमें क्या है, हमें मिलता है। इसकी पत्नी धुरस्वामिनी देवी, रामगुप्त की पत्नी धुरस्वामिनी देवी हुआ करती थी, जो बला की खूबसूरत हुआ करती थी। इतनी खूबसूरत कि उसके चर्चे जहां भर में, ठीक है, जहां भर में उसके हुआ करते थे। तो विशाखदत्त के द्वारा एक लिखित है देवी चंद्रगुप्तम ग्रंथ के माध्यम से पता चलती है कि उसकी पत्नी को प्राप्त करने के लिए रामगुप्त पर शकों ने आक्रमण कर दिया था। रामगुप्त ने क्या है, शकों ने आक्रमण कर दिया था, और इसने शकों ने इसको ऑफर दिया था कि या तो आप अपनी अपनी पत्नी को दे दो, या तो आप क्या करो, या तो आप अपना राज्य बचा लो। ठीक है, तो इसने अपने राज्य की सुरक्षा के लिए अपनी पत्नी को देने का निर्णय ले लिया। तभी इसका जो छोटा भाई हुआ करता था चंद्रगुप्त मौर्य ने शकों को पराजित किया, अपने भाई रामगुप्त को मार दिया कि तुम किसी काम के नहीं, जो परिवार की रक्षा नहीं कर सकता वो साम्राज्य की रक्षा क्या करेगा। अपने गुप्त कुल की प्रतिष्ठा को बढ़ाया। फिर धुरस्वामिनी देवी के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करने के पश्चात चंद्रगुप्त विक्रमादित्य शासक बनता है, राइट। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की उपाधियां हुआ करती थी, देवराज उपाधि हुआ करती थी। इसकी देवराज उपाधि हुआ करती थी। उपाधि अगर देखा जाए तो देवराज हुआ करती थी। सहसांक इसकी उपाधि हुआ करती थी। सकारी इसकी उपाधि हुआ करती थी, शकों का शत्रु हुआ करता था। देवगुप्त
देवगुप्त जो है प्रवरसेन के चमक लेख में देवगुप्त की उपाधि प्राप्त होती है। इसे परम भागवत के नाम से भी पुकारा गया है। इसे चंद्र के नाम से कहा गया क्योंकि मेहरौली स्तंभ लेख में चंद्र के नाम से इसे उल्लेख किया गया है। इसे देव कहा गया है। इसे विक्रमादित्य भी कहा गया है। इसने शकों को पराजित शक विजय के पश्चात इसने विक्रमादित्य की उपाधि दी। चांदी की शकों को हराने के पश्चात चांदी की मुद्रा जारी की थी इसने। शकों की शैली में चांदी की मुद्रा जारी की थी। तो चांदी की मुद्रा जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन हुआ करता था? तो प्रथम गुप्त शासक हुआ करता था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य प्रथम गुप्त शासक था जिसने चांदी की मुद्रा जारी की थी। इसकी प्रथम राजधानी पाटलिपुत्र हुआ करती थी तो दूसरी राजधानी उज्जैन हुआ करती थी। दूसरी राजधानी इसने उज्जैन को बनवाया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने वैवाहिक संबंध के माध्यम से भी अपने राज्यों का विस्तार किया था, अपनी सीमा का विस्तार किया था। इसने नाग वंश की राजकुमारी कुबेर नागा के साथ विवाह किया था जिससे प्रभावती नामक एक कन्या पैदा हुई और नाग वंश का क्षेत्र मथुरा अहिचत्र तक फैला हुआ था या ग्वालियर तक भी फैला हुआ करता था। चंद्रगुप्त द्वितीय 388 ईस्वी में मालवा और गुजरात के शक शासक रुद्र सिंह सेकंड को पराजित करके उसके राज्य पर भी अधिकार कर लिया था। उसके साथ साथ चंद्रगुप्त ने कदम राजवंश की राजकुमारी के साथ विवाह किया था। ठीक है, कदम राजवंश की राजकुमारी के साथ विवाह किया था। तालकुंड अभिलेख से पता चलता है, तालकुंड अभिलेख से पता चलता है कि कादमराज राजवंश ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के पुत्र के साथ किया था। तो वहां से भी वैवाहिक संबंध अपने पुत्र के स्थापित कर रहा है कुमारगुप्त के साथ। कादमराज कर्नाटक में राज किया करता था। वाकाटक वंश, तो वाकाटकों का सहयोग प्राप्त करने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने, मौर्य नहीं है, ठीक है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह वाकाटक नरेश रुद्र सिंह के साथ किया था। रुद्रसेन सेकंड के साथ किया था। ठीक है, वाकाटक और गुप्तों ने संयुक्त होकर के शकों का उन्मूलन किया था। तो यही मालवा और गुजरात के शक शासक रुद्र सिंह को पराजित करके, रुद्र सिंह तृतीय को पराजित करके इसके राज्य पर अधिकार कर लिया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने आपको बताया, सॉरी मौर्य कहाँ से याद आ रहा भाई, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने अंतिम विजय जो की थी उसने शक पर किया था, शकों पर विजय प्राप्त की थी। इस विजय के उपलक्ष्य में उसने व्याघ्र शैली में चांदी के सिक्के जारी किए थे, चांदी के सिक्के जारी किए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय शक विजय के उपलक्ष्य में विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। शकों का अहंकार चूर करने का कारण सकार कहा जाता है। उज्जैनी भी गुप्त को प्राप्त हुई थी, व्यापार की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण हुआ करती थी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी द्वितीय राजधानी उसे बनाई थी जिससे पश्चिमी क्षेत्र पर नियंत्रण भी किया जा सके। चंद्रगुप्त द्वितीय के मेहरौली लौह स्तंभ से ज्ञात होता है कि इसने बंगाल तक विजय प्राप्त की थी। इसके दरबार में नवरत्न रहा करते थे। इसके दरबार में क्या है, आइए नवरत्नों पर हम यहाँ पे बात कर देते हैं। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्न कौन कौन से थे? तो नवरत्न कालिदास हुआ करते थे, अमर सिंह हुआ करते थे, कालिदास लेखक थे, साहित्यकार थे, अमर सिंह भी कोशकार हुआ करते थे, बेताल भट्ट एक जादूगर थे, शंकु आपके वास्तुकार थे, धनवंतरी आपके चिकित्सक हुआ करते थे, घटकर पर आपके कूटनीतिक हुआ करते थे, छपनक आपके ज्योतिष से संबंधित थे, बराह आपके, ठीक है, फलित जोशित या खगोल विज्ञानी थे, और एक आपका रहता है वररुचि, ये व्याकरण के ज्ञान करता हुआ करता था, ये व्याकरण का ज्ञान करता हुआ करता था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के साथ ही हमने ये पॉइंट बता दिए, ठीक है, कि प्रभावती के साथ विवाह, प्रभावती गुप्त का विवाह वाकाटक नरेश और रुद्र सिंह सेकंड के साथ किया था। राजा भोज की रचना, चंद्रगुप्त द्वितीय ने कालिदास को अपना राजा राजदूत बनाकर वनांग कुंतल नरेश कुकुस वर्मन के दरबार में भेजा था। ये भी हम पॉइंट आपको बता चुके हैं। इसके दरबार में फाहियान आया था, फाहियान आया, फाहियान चीनी तीर्थयात्री हुआ करता था। सांस्कृतिक उपलब्धियां, तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने अभिलेखों से पता चलता है कि इसे परम भागवत कहा गया। इसे क्या कहा गया? परम भागवत कहा गया। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय चीनी यात्री फाहियान आया था। 16 वर्षों तक वो भारत में रहता है, 16 वर्षों तक वो भारत में रहता है। चंद्रगुप्त द्वितीय का अन्य नाम इसी से क्या है, अन्य नाम देवराज, देवगुप्त, विक्रमांक, ये सब बता चुके हैं, सब बता चुके हैं पॉइंट। अगला शासक है कुमारगुप्त। कुमारगुप्त के बारे में अगर हम देखा जाए तो कुमारगुप्त जो था, कुमारगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय की मृत्यु के बाद 3 वर्ष तक शासक कौन रहा, इस पर मौन है, लेकिन इस संबंध में कुछ कहना मुश्किल है। लेकिन उसके बाद जो शासक हुआ चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र गोविंद
गुप्त को युवराज कहा गया है, संभवतः हो सकता है इसी ने 3 वर्ष तक शासन किया था, लेकिन अगला महत्वपूर्ण शासक जो था वो अगला महत्वपूर्ण शासक कुमारगुप्त हुआ करता था। गुप्त शासन के क्रम में इसके प्रारंभिक गुप्त संवत 96 वर्ष यानी 415, जिसके रजत सिक्कों से इसकी अंतिम तिथि गुप्त संवत के 136 मिलती है यानी कि 455। तो 415 से 455 तक का काल जो हुआ करता था वो कुमारगुप्त हुआ करता था। ठीक है। कुमारगुप्त को जो पैतृक संपत्ति में साम्राज्य मिला था उसे उसने सुरक्षित रखा था। आपको बता दिया जाए, कुमारगुप्त बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुमारगुप्त ने ही नालंदा विश्वविद्यालय की कुमारगुप्त के समय में ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था। कुमारगुप्त को ही महेंद्रादित्य के नाम से जाना जाता था। कुमारगुप्त के समय नर्मदा नदी के तट पर रहने निवास करने वाली जनजाति पुष्यमित्रों का विद्रोह हुआ था। युवराज स्कंदगुप्त ने इन्हें पराजित करके इसका अंत भी किया था। इसकी एक मुद्रा अश्वमेघ महेंद्र शब्द की थे। इससे स्पष्ट होता है कि इसने अश्वमेघ यज्ञ का भी आयोजन कराया होगा। कुमारगुप्त ने नालंदा में एक बौद्ध विहार या बौद्ध विश्वविद्यालय का निर्माण किया था जो आगे चलकर नालंदा विश्वविद्यालय हुआ। नालंदा विश्वविद्यालय में विशेष रूप से देखा जाए तो नालंदा विश्वविद्यालय में विशेष रूप से महायान बौद्ध की पढ़ाई होती है। महायान बौद्ध की पढ़ाई होती है। यही कारण है कि इसे ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध के नाम से जाना जाता है। ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध के नाम से जाना जाता है। ठीक है। गुप्त शासकों में अगर देखा जाए सर्वाधिक अभिलेख, तो गुप्त काल में सर्वाधिक अभिलेख जो होते हैं वो किसके हैं? कुमारगुप्त। 18 अभिलेख हमें यहाँ से गुप्त यूनिवर्सिटी से प्राप्त हुए। 18 अभिलेख इससे हमें क्या है प्राप्त हुए। ठीक है। 18 अभिलेखों में देखा जाए तो कुछ अभिलेख महत्वपूर्ण है। बिलसड़ अभिलेख उत्तर प्रदेश के एटा में पाया गया। उत्तर प्रदेश के एटा में पाया गया। करमदंडा अभिलेख उत्तर प्रदेश के फैजाबाद या अयोध्या में पाया गया। मंदसौर अभिलेख मध्य प्रदेश में स्थित हुआ करता है। तुमैन अभिलेख ये भी मध्य प्रदेश में है। उदयगिरी अभिलेख ये उदयगिरी अभिलेख है। मनकुवर अभिलेख भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इलाहाबाद जिले में स्थित हुआ करता था। गढ़वा के 2 अभिलेख हैं, इलाहाबाद के पास में स्थित है। तो ये अभिलेख बहुत इंपॉर्टेंट हुआ। ये अभिलेख बहुत इंपॉर्टेंट हुआ। अगला शासक जो हमारा है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त गुप्त वंश का अंतिम महान सम्राट हुआ करता था। स्कंदगुप्त को हमने क्या कहा है? स्कंदगुप्त को हमने कर्मादित्य कहा। कर्मादित्य उसे सिक्कों पे कहा गया। इसे विक्रमादित्य भीतरी अभिलेख के माध्यम से इसको विक्रमादित्य कहा गया है। उसके साथ साथ इसको शक्रोपम कहोम अभिलेख से ज्ञात होता है। इसे शक्रोपम के नाम से भी जाना जाता था। शक्रोपम के नाम से इसे जाना जाता था। राइट। चलिए, स्कंदगुप्त हुरों को पराजित करने के उपलक्ष्य में विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। स्कंदगुप्त के समय की जो सबसे महत्वपूर्ण घटना है वो सबसे महत्वपूर्ण घटना ये है कि स्कंदगुप्त के समय में एक हूण मध्य एशियाई एक बर्बर जात हुआ करती थी। हूणों का आक्रमण हुआ था। ये मंगोल जात के थे जो सिथेनों की एक शाखा हुआ करती थी, एक बर्बर जात हुआ करती थी। ठीक है। काले हूणों का नेता कौन हुआ करता था? तो नेता एटिला हुआ करता था। श्वेत हूणों का नेता एप्था एपथलाइटस हुआ करता था। भारत में अगर देखा जाए तो हूणों का जो प्रथम आक्रमण है वो कुशनवाज के नेतृत्व में हुआ करता था। उस समय राजा तो कुमारगुप्त था। ठीक है। लेकिन हूणों का दमन करने के लिए उसने स्कंदगुप्त को भेजा था। और हूण विजय के उपलक्ष्य में स्कंदगुप्त ने विष्णु स्तंभ का भी निर्माण करवाया था। ठीक है। करीब 30 वर्षों के पश्चात हूणों ने दोबारा आक्रमण किया जिसका नेता तोरमाड़ हुआ करता था। तो तोरमाड़ हूणों का प्रथम शासक था जिसने भारत के मध्यवर्ती भागों में अपना विजय अभियान किया था। और तोरमाड़ का पुत्र हुआ करता था मिहिरकुल, जो कि शैव धर्म का उपासक था। ठीक है। पहले तो वो बौद्ध धर्म का बड़ा जिज्ञासु हुआ करता था लेकिन बहुत विरोधी हो गया था। और मिहिरकुल को पराजित करने का श्रेय मालवा के यशोवर्मन शासक और मगध के नरसिंह गुप्त बलादित्य इन दोनों को सम्मिलित रूप से दिया जाता है इनका रूप। तो स्कंदगुप्त ने विक्रमादित्य की अवतार की। स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख से उल्लेख होता है कि सौराष्ट्र या गुजरात में स्थित सुदर्शन झील टूट गई थी। तब इसने जूनागढ़ के नगर प्रशासन चक्रपालित की देखरेख में इसका जीर्णोद्धार करवाया था। चक्रपालित की देखरेख में इसका क्या है? जीर्णोद्धार करा था। तो सुदर्शन झील का इतिहास देखा जाए तो सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र के सेनापति हुआ करता था, पुष्यगुप्त वैश्य के द्वारा करवाया था। उसके बाद ठीक है, उसके बाद अशोक ने दुशास्त्र के माध्यम से इस झील का पुनर्निर्माण करवाया। उसके बाद रुद्रदामन के समय यह झील सूख गई थी तो इस पे बांध बनाने के लिए इसने रुद्रदामन के जो मंत्री हुआ करते थे सुविशाख
उसने रुद्रदामन ने भी काम करवाया। और उसके बाद क्या है, स्कंदगुप्त के शासन के पहले ही साल में इस झील का बांध टूट गया था, जिससे प्रजा को बहुत ज्यादा कष्ट हुआ था। तो परदत्त गुप्त शासक स्कंदगुप्त का कर्मचारी हुआ करता था, जिसने सुदर्शन झील का क्या करवाया था, सुदर्शन झील का जीर्णोद्वार करवाया था, जीर्णोद्वार करवाया था। ठीक है, चक्रपालित, ठीक है, या परदत्त कह सकते हैं, इसने क्या है करवाया था, जीर्णोद्वार करवाया था। स्कंदगुप्त के कहोम अभिलेख से, स्कंदगुप्त के अगर देखा जाए तो कहोम अभिलेख से उल्लेख मिलता है कि मद्र नामक एक व्यक्ति ने जैन तीर्थंकरों की 5 मूर्तियों की स्थापना करवाई। 5 मूर्तियों की इसने स्थापना करवाई। स्कंदगुप्त के उत्तराधिकारी देखा जाए तो स्कंदगुप्त के मृत्यु के पश्चात उसके 8 उत्तराधिकारियों का उल्लेख मिलता है। विष्णुगुप्त जो हुआ करता था, गुप्त वंश का अंतिम शासक हुआ करता था। स्कंदगुप्त के कुछ अभिलेख इंपॉर्टेंट है, जैसे भितरी अभिलेख उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से प्राप्त हुआ है, कहोम अभिलेख उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से प्राप्त हुआ है, सुपिया अभिलेख मध्य प्रदेश के रीवा से प्राप्त हुआ है, और इंदौर ताम्रपत्र उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के एक स्थान से मिला हुआ है। ठीक है, उसके बाद हमने आपको बताया कि कई सारे शासक हुए हैं। गुरुगुप्त हो गया, ठीक है, बुद्धगुप्त हो गया, नरसिंह गुप्त बालादित्य हो गया, भानुगुप्त हो गया, वैन्यगुप्त हो गया, कुमार गुप्त हो गया, विष्णुगुप्त हो गया। ठीक है, इसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण है भानुगुप्त। इसमें एक महत्वपूर्ण कौन सा है, एक महत्वपूर्ण शासक है जिसका नाम है भानुगुप्त। भानुगुप्त का संबंध किससे है, एरड़ अभिलेख से संबंध। भानुगुप्त का संबंध किससे, एरड़ अभिलेख से संबंधित है, जो कि 510 का है। ठीक है, इसके पता चलता है, इससे सती प्रथा का जो प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य मिलता है ना, वो सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य वो कहाँ से मिलता है, वो इसी एरड़ अभिलेख से प्राप्त होता है। सती प्रथा का जो प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य है वो इसी एरड़ प्रथा, एरड़ अभिलेख से प्राप्त होता है। इसी में पता चलता है कि भानुगुप्त का सेनापति जो था वो गोपराज मारा गया, हूरों से लड़ते हुए मारा गया। और जब हूरों से लड़ते हुए मारा गया तो फिर गोपराज की पत्नी क्या हो गई थी, इसी के चिता के साथ सती हो गई थी। इसी के चिता के साथ क्या हो गई थी, सती हो गई थी। और ये सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य हुआ करता है, प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य हुआ करता था सती प्रथा का। तो ये गुप्त शासकों के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे लगभग लगभग हमने क्या है करा दिए, लगभग लगभग हमने आपको पॉइंट करा दिए हैं। अब हम लोग थोड़ी सी जो चर्चा करने वाले हैं, थोड़ी सी चर्चा ये करने वाले हैं कि अब हम गुप्त काल से संबंधित, गुप्त काल से संबंधित कुछ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, और इसके आगे के पोर्शन को क्या करेंगे, इसके आगे के पोर्शन को हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन की श्रृंखला पर। अब हम कहाँ चलते हैं, अब हम क्वेश्चन की श्रृंखला पर चलते हैं। तो आज का जो पहला प्रश्न है, आज का पहला प्रश्न है कि प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल स्वर्ण युग कहा जाता था, रूलिंग पीरियड ऑफ विच डायनेस्टी during ancient India period is recognized as golden period, मौर्य, शुंग, गुप्त और मगध। आपको बताना है इनमें से सही जवाब। तो प्राचीन काल में देखा जाए तो गुप्त वंश का शासन काल था, और उसे स्वर्ण युग से किसे नाम से जाना जाता है, तो गुप्त काल को स्वर्ण युग से जाना जाता है। इस समय कला, साहित्य, धर्म और उसके साथ साथ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में, ठीक है, भारत ने अभूतपूर्व उन्नति की थी। भारत में क्या है, अभूतपूर्व उन्नति की थी। अगला क्वेश्चन है, बयाना दुर्ग स्थित वारिक विष्णुवर्धन, वारिक विष्णुवर्धन विक्ट्री टावर सिचुएटेड इन बयाना फोर्ट बिलोंग टू व्हिच पीरियड, बयाना दुर्ग स्थित वारिक विष्णुवर्धन विजय स्तंभ किस काल का माना जाता है, सल्तनत काल, मुगल काल, मौर्य काल और गुप्त काल। तो आपको बता दिया जाए किससे माना जाता है, ये गुप्त काल से संबंधित माना जाता है, गुप्त काल से संबंधित माना जाता है। अच्छा, गुप्त वंश के प्रथम शासक के बारे में जानकारी कौन देता है, चलिए हो सकता है नेक्स्ट प्रश्न मिल जाए आपको। अच्छा वही है, Who among the following gives information about first Gupta ruler? प्रथम गुप्त वंश के बारे में निम्नलिखित में से कौन जानकारी देता है, फायान, हुएनसांग, फायान, इतसिंग और वांग हारुन। आपको बताना है इनमें से सही जवाब, आपको बताना है इनमें से सही जवाब। कमेंट सेक्शन में आप लोग प्लीज जवाब भी दिया करिए। एक सेकंड, तब तक आप लोग कमेंट करिए।
चलिए, प्रथम गुप्त शासक के बारे में जानकारी कौन देता है? होनसांग, फायान, इत्सिंग, वांगहरुन। तो प्रथम गुप्त शासक के बारे में अगर कोई जानकारी देता है, उस शख्स का नाम क्या है? इत्सिंग। इत्सिंग क्या है? प्रथम गुप्त शासक के बारे में हमें जानकारी देता है। गुप्त वंश के शासकों का सही क्रम क्या था? व्हाट वाज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ गुप्ता रूलर? श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त। घटोत्कच, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, श्रीगुप्त। चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, श्रीगुप्त, घटोत्कच, घटोत्कच, श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त। आपको बताना है इनमें से सही जहाँ। पहला शासक कौन हुआ आदि संस्थापक गुप्त काल का? तो आदि संस्थापक गुप्त काल का हुआ है श्रीगुप्त। श्रीगुप्त के बाद कौन आया? श्रीगुप्त के बाद आया है घटोत्कच। घटोत्कच के बाद कौन आया? तो घटोत्कच के बाद आया है चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद कौन आया है? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के बाद कौन आया है? रामगुप्त। रामगुप्त के बाद कौन आया है? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बाद कौन आया है? कर्मादित्य। कर्मादित्य सॉरी कर्मादित्य, हाँ। कर्मादित्य का नाम क्या मिलता है बताइए? कर्मादित्य का और क्या नाम मिलता है? कुमारगुप्त। कुमारगुप्त के बाद कौन आता है? कुमारगुप्त के बाद आता है, सॉरी, कुमारगुप्त के बाद आपका स्कंदगुप्त आएगा। ठीक है, ये क्रम। इसका सही जवाब क्या? ए इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब जाएगा। गुप्त काल के शासकों का सही क्रम क्या है? यही है, श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त और समुद्रगुप्त। गुप्त वंश के निम्नलिखित शासकों का क्रम लगाइए। फिर से वही पूछा गया है, तो हम पहले आपको सीक्वेंस बता दे रहे हैं। श्रीगुप्त हो गया, फिर घटोत्कच हो गया, फिर घटोत्कच हो गया, फिर आपका आ गया चंद्रगुप्त प्रथम, फिर आपका समुद्रगुप्त, फिर आपका रामगुप्त, फिर आपका चंद्रगुप्त सेकंड। ठीक है, फिर आपका कुमारगुप्त महेंद्रादित्य से कहा जाता है, कर्मादित्य स्कंदगुप्त, फिर आपका स्कंदगुप्त। अब आप खुद ही देख लीजिएगा, चंद्रगुप्त पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर समुद्रगुप्त, तीसरे नंबर पर चंद्रगुप्त सेकंड, चौथे नंबर पर कुमारगुप्त, पांचवें नंबर पर स्कंदगुप्त। बिल्कुल, ई इसका क्या हो जाएगा? ई इसका सही जवाब हो जाएगा। समुद्रगुप्त की विजय उपलब्धियों के बारे में जो वर्णन मिलता है, उसके किन अभिलेख में उल्लेख है? एरन, गया के, नालंदा के, प्रयाग के। इन विच इंस्क्रिप्शन द मिलिट्री अचीवमेंट ऑफ समुद्रगुप्ता इज मेंशन? समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किन अभिलेखों में उपलब्ध है? एरन, गया के, नालंदा के, प्रयाग के। आपको बताना है इनमें से सही जवाब। तो प्रयाग प्रशस्त्र के माध्यम से समुद्रगुप्त की विजय उपलब्धियों के बारे में जानकारी पता चलती है। प्रयाग प्रशस्त्र के रचनाकार कौन है? तो प्रयाग प्रशस्त्र की रचना उसके दरबारी कवि हर्षेण हुआ करते थे, और उसने 5 चरणों में भारत को विजित किया था। 5 चरणों में भारत को विजित किया था। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्त्र वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, दारा सिकोह। आपको बताना इनमें से सही जवाब। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्त्र वाले स्तंभ पे निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, दारा सिकोह। तो हमने अभी आपको बताया कि शाहजहां, जो समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्त्र है, वो जहांगीर और बीरबल का लेख वहां पर प्राप्त हुआ है, तो ए इसका सही है। अच्छा, समुद्रगुप्त की रचना किस पर की गई है? तो समुद्रगुप्त की रचना, सॉरी, क्या हो रहा है मास्टर? प्रयाग प्रशस्त्र की रचना किस पर की गई है? समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्त्र की रचना अशोक स्तंभ पर की गई। तो पहले कहाँ स्थित था? कौशाम्बी में। प्रयाग प्रशस्त्र पहले कहाँ स्थित थी? कौशाम्बी में। बाद में अकबर के समय में इसे इलाहाबाद के किले में लाया गया था। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। हर्षेण समुद्रगुप्त के दरबार का प्रसिद्ध कवि था। उसने देवी चंद्र गुप्तम महाकाव्य की रचना की। वह प्रयाग प्रशस्त्र का भी रचयिता था। आपको बताना है इनमें से सही जवाब। आपको बताना है इनमें से सही। ठीक है, आपको बताना है इनमें से सही जवाब कि क्या होगा इसका सही जवाब। तो हर्षेण समुद्रगुप्त के दरबार का प्रसिद्ध कवि था, बिल्कुल सही है। उसने देवी चंद्रगुप्तम की रचना की। देवी चंद्रगुप्तम की रचना किसने की थी? देवी चंद्रगुप्तम की रचना विशाख दत्त ने की थी, ना कि हर्षेण ने। तो ये गलत हो जाएगा। वह प्रयाग प्रशस्त्र का भी रचयिता था, बिल्कुल ये सही हो जाएगा। तो पहला और तीसरा, पहला और तीसरा इसका क्या हो जाएगा? पहला और तीसरा इसका सही जवाब हो जाएगा। पहला और तीसरा इसका क्या है? सही जवाब हो जाएगा। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्त्र में कौशल के राजा का नाम क्या हुआ करता था? आपको बताना है इनमें से सही जवाब। शिवगुप्त, सोमेश्वर देव, महेंद्र, महिपाल। आपको बताना है इनमें से सही जवाब। आपको बताना है इनमें से सही जवाब। ठीक है, कि समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्त्र में कौशल शासक का क्या नाम हुआ करता था? शिवगुप्त, सोमेश्वर देव, महेंद्र, महिपाल। तो आपको बता दीजिए, महेंद्र।
कोसल के शासक का क्या नाम हुआ करता था? तो कोसल के शासक का नाम महेंद्र हुआ करता था। क्या हुआ करता था? महेंद्र हुआ करता था। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा भाग समुद्रगुप्त के साम्राज्य में शामिल नहीं था? बिहार, मध्य प्रदेश, बंगाल और कश्मीर। Which of the following parts of India was not included in the Emperor of समुद्रगुप्त? तो भारत का निम्नलिखित में से कौन सा भाग समुद्रगुप्त के साम्राज्य में शामिल नहीं हुआ करता था? बिहार, मध्य प्रदेश, बंगाल और कश्मीर। तो कश्मीर, ठीक है, कश्मीर ये शामिल नहीं हुआ करता था। कश्मीर क्या है? कश्मीर इसके अंतर्गत प्रयाग प्रशस्त में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, असम, दक्षिण भारत के राज्य सम्मिलित हुआ करते थे। पृथ्वी प्रथम वीरा की उपाधि से समुद्रगुप्त को जाना जाता है, ठीक है, समुद्रगुप्त के नाम से जाना जाता है। तो इसके क्षेत्र में देखा जाए तो कश्मीर का उल्लेख नहीं मिलता है, तो ये हो सकता है। निम्नलिखित में से सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा था? सितार, तबला, सितार, सरोद और वीणा। निम्नलिखित में से आपको बताना है कि सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा हुआ करता था। निम्नलिखित which of the following is the ancient most musical instrument? सितार, तबला, सरोद और वीणा। तो सितार, तबला, सरोद और वीणा, इसमें समुद्रगुप्त को क्या वीणा बजाते हुए दिखाया गया। समुद्रगुप्त को क्या दिखाया गया? समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए तस्वीर दिखाई गई है। तो यही कारण है कि हम क्या मानेंगे? हम मानेंगे कि वीणा इज द ओल्डेस्ट इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मानेंगे, राइट ना। चलिए, पायान ने किसके व्यक्तित्व का विस्तृत विवरण दिया है? समुद्रगुप्त, कांचगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड, उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको बताना है फायान हैज ब्रॉडली मेंशन अबाउट व्हिच पर्सनालिटी। आपको बताना है कि फायान ने किसके व्यक्तित्व का विस्तृत विवरण दिया है? समुद्रगुप्त, कांचगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो समुद्रगुप्त ने फायान ने किसी भी गुप्त शासक के बारे में नहीं लिखा है, ना समुद्रगुप्त, ना चंद्रगुप्त, ना कांचगुप्त। कुछ बच्चों के दिमाग में होगा कि चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में आया है तो हो सकता है चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में लिखा होगा। नहीं, उसने किसी भी गुप्त शासक के बारे में उसके विवरण को नहीं दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त राजा गुप्त संवत के वर्ष 56 वर्ष में सिंहासन रूढ़ हुआ था? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त। अच्छा, गुप्त संवत का 56 वर्ष, गुप्त 56 वर्ष, ये गुप्त संवत का है। और गुप्त संवत कब से जारी हुआ था? तो 319 में जारी हुआ था, प्लस 56 कितना होगा? 9 6 15, 5 1 6 1 7, 375। 319 से लेकर के 335 तक देखा जाए तो ये चंद्रगुप्त सेकंड का शासन होता है, चंद्रगुप्त सेकंड। फिर आता है समुद्रगुप्त, तो समुद्रगुप्त 335 से लेकर के 375 तक रहता है। और फिर आता है चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त का जो मूल, वैसे तो रामगुप्त आता है लेकिन रामगुप्त ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए हम चंद्रगुप्त लिखेंगे। तो चंद्रगुप्त का जो टाइम पीरियड आता है चंद्रगुप्त का, वो 375 से, तो 56 वर्ष देखिए 375 है, तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? इसका चंद्रगुप्त सेकंड आ जाएगा। चंद्रगुप्त क्या है? सेकंड आ जाएगा, राइट। रीजनिंग वाला प्रश्न है। इतिहास वाले मास्टर से तुम सब मैथ पढ़ रहे हो, हैं? इतिहास वाले मास्टर से तुम लोग मैथ पढ़ रहे हो, मास्टर सिखाएगा। क्वेश्चन देखो, इससे क्या फायदा हो रहा है? इसको सॉल्व करने से क्या फायदा? फायदा ये हो रहा है बच्चा कि आपको पता चल रहा है कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आपको पता चल रहा है ना कि किस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं एग्जाम हॉल में। आप तैयार करके जाओगे, तैयार हो करके जाओ, राइट। चलिए, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कि इसके दरबार में कालिदास व अमर सिंह विद्वान रहते थे। उसने अपने साम्राज्य का विस्तार वैवाहिक संबंधियों एवं विजय दोनों से किया। उसने कुबेर नागा नाम की नागा राजकुमारी से विवाह किया। उसने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह अहोम के राजकुमार के साथ किया। अरे ये कैसे पॉसिबल है? अहोम का राजकुमार नहीं, किसके साथ किया था इसने अपनी पुत्री का विवाह? जरा बताइए, इसने अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ किया था? जिसने अपनी पुत्री का विवाह वाकाटक नरेश के साथ किया था। वाकाटक नरेश के साथ इसने अपनी पुत्री का विवाह किया था, जिसका नाम क्या हुआ करता था? जिसका नाम था रुद्रसेन सेकंड। रुद्रसेन सेकंड हुआ करता था। चांदी के सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन है? तो चांदी का सिक्का जारी करने वाला हम बता चुके हैं आपको, द मेन गुप्ता रूलर हु सर्कुलेटेड सिल्वर कॉइन। चांदी के सिक्के जारी करने वाला प्रमुख गुप्त शासक समुद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के जारी किए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के जारी किए थे। शकों को हरा करके व्याघ्र शैली में चांदी के सिक्के
सेकंड ने जारी किया था। चंद्रगुप्त के सिक्के व्याघ्र शैली में, शकों की शैली में। दामोदरपुर ताम्रपत्र लेख जो स्थानीय प्रशासन का विवरण देता है, किसके काल से संबंधित है? तो हमने आपको बताया किसी भी गुप्त काल में किसी भी गुप्त शासक के अगर सर्वाधिक सिक्के सर्वाधिक अभिलेख प्राप्त हुए तो वो कौन सा हुआ है? कुमारगुप्त। अब तक कुमारगुप्त के लगभग 18 अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं, ठीक है, जिसमें से एक बड़ा महत्वपूर्ण है दामोदरपुर ताम्रपत्र लेख। इसमें क्या है? दामोदरपुर ताम्रपत्र लेख। तो दामोदरपुर ताम्रपत्र जो लेख है ये बांग्लादेश में है। कहाँ पर स्थित है ये बेटा? ये बांग्लादेश में स्थित, और ये बांग्लादेश में स्थित है। यहाँ पर और है, यहाँ पर और है, एक आपका क्या है? बैग्राम ताम्रपत्र है। यहाँ से क्या है आपका? एक धनदय ताम्रपत्र। दोनों ताम्रपत्र कहाँ पर स्थित है? ये ताम्रपत्र ये दोनों बांग्लादेश में स्थित है। ये किसके काल से संबंधित होती है? आपको बता दिया जाए, कुमार गुप्त के शासन काल से संबंधित हुआ करता है। किसके काल से? कुमार गुप्त के शासन काल से। वह श्रेणी जो कुमारगुप्त के काल में लाट से आकर दसपुर में बस गई थी, किस व्यापार से संलग्न थी? दैट श्रेणी हु माइग्रेट फ्रॉम लाट टू दसपुर ड्यूरिंग कुमारगुप्ता पीरियड वाज इंगेज्ड इन द ट्रेडिंग ऑफ विच कम्युनिटी? आपको बताना है रत्न, तल, तैल या तेल, लवण और पट वस्त्र। आपको बताना है इनमें से सही। तो व्यवसाय एवं उद्योग का संचालन श्रेणियाँ करती थी। श्रेणी एक प्रकार के व्यवसाय या कह सकते शिल्प का अनुसरण करने वाले लोगों की समिति हुआ करती थी। मंदसौर श्रेणी के मंदसौर अभिलेख में पटवाय श्रेणी या रेशमी पटवा श्रेणी मतलब रेशमी सूत बनाने वालों थी, ये जिनको तंतुवाय श्रेणी के नाम से जाना जाता है। ये लाट प्रदेश को छोड़ करके क्या है? दसपुर में जाकर के बस गई थी। तो ये कौन किससे संबंधित हुआ करते थे? पट वस्त्र से संबंधित हुआ करते थे। किससे संबंधित हुआ था? पट वस्त्र से संबंधित हुआ करते थे। निम्नलिखित में से अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कि सर निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने हूणों पर विजय प्राप्त की थी? निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने हूणों पर विजय प्राप्त की थी? तो चंद्रगुप्त सेकंड, कुमारगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और भानुगुप्त। आपको बता दिया जाए किस गुप्त शासक ने हूणों पर विजय प्राप्त की थी? तो हूणों पर विजय प्राप्त करने वाला शासक कौन हुआ करता था? हूणों पर विजय प्राप्त करने वाला शासक स्कंदगुप्त हुआ करता था। स्कंदगुप्त हुआ करता था जिसने हूणों पर विजय प्राप्त की थी। किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था? भीतरी स्तंभ लेख, इलाहाबाद स्तंभ लेख और मंदसौर या कह सकते हैं उदयगिरी लेख। आपको बताना है इनमें से सही जवाब। आपको बताना है इनमें से सही जवाब। किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों पर विजय प्राप्त की थी? आपको बताना है इनमें से सही जवाब। भीतरी स्तंभ लेख, इलाहाबाद, मंदसौर और उदयगिरी। तो भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को क्या किया था? हूणों को स्कंदगुप्त ने पराजित किया था। परदत्त को किसने सौराष्ट्र का प्रांतपति बनाया था? तो परदत्त का प्रांतपति किसने बनाया गया था? तो परदत्त को किसने सौराष्ट्र का प्रांतपति बनाया था? तो परदत्त को प्रांतपति स्कंदगुप्त के द्वारा बनाया गया था। स्कंदगुप्त के द्वारा परदत्त को सौराष्ट्र का प्रांतपति बनाया गया था। निम्नलिखित में से आपको बताना है कौन सा संबंधित, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं? आपको बताना है इनमें से सही जवाब। आपको बताना है इनमें से सही जवाब कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, कुमारगुप्त प्रथम, पतिक, प्रभावती गुप्ता, समुद्रगुप्त। कुमारगुप्त प्रथम मंदसौर, पतिक तक्षशिला अभिलेख, प्रभावती गुप्ता उदयगिरी गुहा अभिलेख, समुद्रगुप्त एरड़ अभिलेख। तो उदयगिरी ये जो गुहा लेख है ये कुमारगुप्त से संबंधित है। किससे संबंधित है? ये कुमारगुप्त से संबंधित है। ये मुख्यतः जैन अभिलेख है, ठीक है, और प्रभावती का इससे संबंधित है, तो ये गलत हो जाएगा। तो अब आज की क्लास को हम यहीं पर रोकेंगे। बाकी के प्रश्न और बाकी के टॉपिक को हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। आशा करते हैं आप लोगों को सेशन में बहुत मज़ा आया होगा, बहुत मज़ा आया होगा। और आप लोग सेशन को प्लीज़ लाइक करिए, शेयर भी करते रहिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए ताकि इस सेशन का ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इस सेशन का लाभ मिल सके। ठीक है, तो आज के सेशन में हम यहाँ पर विदा लेते हैं। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि कैसा लगा सेशन। तो अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, साथ ही साथ खूब तरक्की करते रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है, अपडेट रहिए, ग्रुप से भी अपडेट रहिए हमारे साथ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, थैंक यू, थैंक यू।